रोहित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज एक्स में। नमस्कार, आपका भी और आपके सारे दर्शकों को भी। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं इस समय आप लोग जो है उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का जो है लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, अदर स्टेट में भी आप लोग जाकर के अपना पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र दौरे पे आप लोगों ने आपके ऊपर यानी कि आपके पार्टी के ऊपर तृणमूल सुप्रीमो के ऊपर जो है राष्ट्रीय गान की अवमानना का आरोप है। वो फुटेज भी हम लोगों को दिखा देंगे। वो चेयर पे बैठ करके राष्ट्रीय गान गा रही हैं और गाते गाते उठती हैं, खड़े होकर के 4 लाइन राष्ट्रीय गान गाती हैं, उसके बाद जय महाराष्ट्र जय बंगाल बोल करके जो है अपना समाप्त करती है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या राष्ट्रगान का अपमान करके किसे खुश करना चाहती हैं? क्या राष्ट्रगान का अपमान करके देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है ममता बनर्जी? क्या कहेंगे? देखिए, मेरे विचार से तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के या इच्छा से कोई ऐसे अपमान की होंगी, या क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति नहीं है कि किसी भी एक तबके को या किसी भी एक समाज को खुश करने के लिए, सो कॉल्ड खुश करने के लिए किसी दूसरे को या राष्ट्र को अपमानित करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन देख के बहुत सारी और कारणें हो सकती हैं, शरीर साथ ना दे रहा हो या कुछ और बात हो, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं, उनके साथ में जो पास में बैठे थे जावेद अख्तर, वो भी विवादों में घिरे रह चुके हैं वंदे मातरम को लेकर के, तो कभी भारत में सुरक्षा का भावना को लेकर के जिन लोगों के साथ बैठी हुई थी उस मंच पे, और राष्ट्रीय गान वो बैठे बैठे शुरुआत करिए 4 लाइन गाती हैं। चलिए मान लीजिए कि शरीर साथ नहीं देता, आप ही की बात माने, तो फिर जय महाराष्ट्र जय बंगाल ये कैसा स्लोगन है राष्ट्रीय गान के साथ? वहाँ पे तो जय भारत या भारत माता की जय का स्लोगन लगना चाहिए था। 4 लाइन क्यों गाया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उसके बाद जय भारत ही कहना चाहिए था, लेकिन जिस जगह पे हैं वहाँ की एक परंपरा है कि वो लोग जय महाराष्ट्र बोलते हैं, तो उस परंपरा को निर्वाहित करते हुए उन्होंने जय महाराष्ट्र का नारा दिया। लेकिन वहाँ पे तो भारत, महाराष्ट्र भी तो भारत का हिस्सा है, तो जय भारत का भी तो स्लोगन या भारत माता की जय का भी स्लोगन तो देना जी जरूर देना चाहिए था, दे सकती थी। वैसे मेरे ख्याल से नहीं देना भी कोई अन्यथा नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे थी उस परंपरा का जो उनका, जिनके यहाँ वो अतिथि के तौर पे गई थी, वो उनकी परंपरा का निर्वाह करते हुए जय महाराष्ट्र बोली। तो क्या इसे स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रगान का कहीं ना कहीं जाने या अनजाने अपमान हुआ है? देखिए, अपमान तब होता है जब कोई काम आदमी अपनी सोच विचार से कोई काम करता है। अगर किसी गलती से या कुछ और सोच की वजह से कोई काम नहीं बोल पाया तो मेरे नज़र में वो अपमान नहीं है उसका। यदि यही घटना को यदि कोई भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री करते या कोई भाजपा के नेता करते या केंद्रीय के मंत्री करते, तो आप लोग तो पूरे देश में ढिंढोरा पीटते कि देखिए राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है। अभी तो कोई ना प्रोटेस्ट निकल रहा है, ना कोई विरोध हो रहा है किसी प्रकार का। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि वो अपमान की हैं, तो बीजेपी या अन्य दल के लोग भी तो उसका प्रोटेस्ट कर सकते थे, जो लोग इनके विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो इसका मतलब वो भी समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ उनका इंटेंशन नहीं था कि अपमान करने का, या कुछ ऐसा हुआ नहीं है तभी। वरना अगर जैसे आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग विरोध करते हैं, वैसे दूसरे लोग भी तो विरोध उनका कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये तो कहीं राष्ट्रगान की बात। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? केवल 4% मतों को लेकर के क्या देश में प्रधानमंत्री बना जा सकता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोकसभा में नेता के जो प्रतिपक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा। एक तरफ आप जाके उद्धव ठाकरे से मिलती है, दूसरी तरफ शरद पवार से मिलती है, वहीं आप यूपीए पे निशाना साधते हैं। यूपीए क्या है? जिस यूपीए ने, जिस कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया, उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। एक मजबूत विपक्ष क्या कांग्रेस के बिना संभव है? देखिए, कोई भी राजनीति, अगर आप ये कह रहे हैं कि 70 साल से उन्होंने खड़ा किया है तो ये बात सही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल उस वर्तमान स्थिति में कैसा है, वो कैसा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, इस पे निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत विपक्ष है। अगर कांग्रेस की विचारधारा को, जो उसके अभी के नेता हैं, वो सही से उसको फॉलो नहीं करा पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके भूतकाल के कार्यों को देख के वर्तमान में भी उसको उतना ही मजबूत माने। अगर हमारी ममता बनर्जी, हमारी नेत्री ज़्यादा सक्षम है नेतृत्व देने में, सारे विपक्ष को एकजुट करने में, तो उनके नेतृत्व में ही करना चाहिए और उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, तो क्या रोहित जी आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट बना करके या फिर किसी अन्य फ्रंट के माध्यम से जो है वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी या भाजपा को चुनौती देना संभव हो पाएगा कांग्रेस को, बिना कांग्रेस के? देखिए, बात थर्ड फ्रंट की नहीं, बात यह है कि ऐसा राजनीतिक दल जो सारे विपक्ष को मजबूती के साथ एक साथ ला सके, वही प्रधानमंत्री को, बीजेपी को और मोदी जी को चुनौती दे सकता है।
तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी में वो कार्यशैली है? फिलहाल तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनकी सबके कार्यकलापों को देखते हुए मुझे यही लगता है कि ममता बनर्जी ही सबसे सक्षम नेता हैं जो सारे विपक्ष को एक साथ ला सकती हैं। और चूंकि शुरू से वो संघर्ष की हैं तो वही संघर्ष का रास्ता अपना के बीजेपी को हटा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।